वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रियलिज़म अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशनशिप जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी अप्रोचेस आती है, लिबरलिज़म, रियलिज़म, न्यू लिबरलिज़म, मार्क्सिज़म एट्सेट्रा। लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अप्रोच की तो रियलिज़म इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अब रियलिज़म अप्रोच जो है इसे हिंदी में यथार्थवाद कहते हैं। ये अप्रोच सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अप्रोच लगती है मुझे पूरे ही इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट की जो थियरीज़ है, कॉन्सेप्ट्स है उनमें। रियलिज़म जो अप्रोच है उसको आप ना सिर्फ पढ़े, इसे अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रियलिज़म अप्रोच का मानना क्या है? देखिएगा, आपने यूटोपियन अप्रोच के बारे में पढ़ा होगा या फिर यूटोपियन थियरी के बारे में पढ़ा होगा जो पिछली आपकी क्लासेस थी उसमें। तो उन क्लासेस में आपने यूटोपियन जो थे वो मानते थे कि क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो चाहिए पर जोर देते थे कि ये मतलब कि एडवाइस देने पर ज़्यादा बिलीव करते थे। लेकिन रियलिज़म का क्या फंडा है? रियलिस्ट जो होते हैं, जो रियलिज़म अप्रोच को फॉलो करते हैं, वो लोग कहते हैं कि कैसा है अभी प्रेजेंट में जियो, ना पास्ट की बात करो ना फ्यूचर की, अभी की बात करो, अभी को सुनहरा करो। तो एक स्टूडेंट की लाइफ में इस अप्रोच को फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये तो बताता है कि अभी क्या है, कैसा है, क्यों है, और साथ ही साथ ये पावर के बारे में बताता है कि पावर कितनी इम्पोर्टेंट है। दुनिया में जितनी भी कंट्री है उनका स्ट्रगल किसके लिए चल रहा है? पावर के लिए। अगर कोई कंट्री पावरफुल बन जा रही है देन उसे डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में डाल दिया जा रहा है। जो लेस पावरफुल है उसे डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है, और उनसे भी कम जो पावरफुल है वो अभी बहुत ही गरीब कंट्रीज़ है। सो युगांडा एट्सेट्रा बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ है जिसमें साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ आती है। तो रियलिज़म अप्रोच ना सिर्फ एक अप्रोच के नज़रिए से आप पढ़िएगा, इसमें भी आप एक रियलिस्ट अप्रोच रखिएगा। आप इस अप्रोच को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये अप्रोच जो है वो मेरी फेवरेट अप्रोचेस में से एक है। रियलिज़म हिंदी में से यथार्थवाद कहते हैं। यथार्थवाद, रियलिज़म, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो है वो है, जो है उसे देखो, ये मत बोलो कि क्या होना चाहिए, क्या होगा एट्सेट्रा। ओके, सो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उद्देश्य जानेंगे कि क्यों पढ़ना है हमें इस थियरी को इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में। इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग रियलिज्म, अर्ली हिस्टोरिकल रियलिस्ट। सो अर्ली हिस्टोरिकल रियलिस्ट है जिसमें थुंकनडाइस है। देन लेटर हिस्टोरिकल रियलिस्ट, क्लासिकल रियलिज्म, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ E.H. कार एंड हैंस जे मॉर्गेनथाउ। अब जब हम रियलिज्म को पढ़ते हैं तो उसमें दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, E.H. कार एंड हंस जे मॉर्गेनथाउ। इन दो व्यक्तियों के मतलब कि ये दोनों ही व्यक्ति पांव है रियलिज्म के। अगर रियलिज्म पूरा शरीर है तो ये दोनों व्यक्ति उस रियलिज्म के पांव है जिसके सहारे रियलिज्म जो अप्रोच है वो चलते 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 आगे बढ़ी। तो इन दो महानुभवों, इन दो स्कॉलर्स को कभी नहीं भूलना है जब आप रियलिज्म की बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। फिर हालांकि बहुत सारी हमने अप्रोचेस पढ़ी है अब तक और आगे भी पढ़ेंगे, उनको डिटेल में समझेंगे। तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कोई भी अप्रोच हो, किसी भी प्रकार की अप्रोच हो, उनका कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म हुआ है, उनका विरोध हुआ है, किसी ना किसी प्रकार से हुआ है, और विरोध भी अच्छा होता है। आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट खींचकर डाला था। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिटिसिज्म दो तरीके से लेते हैं व्यक्ति। एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म इन द सेंस कि उसने मेरे बारे में बुरा बोल दिया, अब मैं उसको बताऊंगा कि क्या हूँ मैं किन्हें जानता हूँ, मेरी क्या हैसियत है एट्सेट्रा। वो उसी सोच में अपना दिन, अपना साल, अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म कहलाता है। अब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्या है? अब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इन द सेंस कि आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, अब वो जानिए कि क्रिटिसाइज करने के पीछे का कारण क्या है।
अगर क्रिटिसाइज करने के पीछे का कारण एक सत्य कारण है और उसमें आप सुधार कर सकते हैं तो आप सुधार की ओर आगे बढ़िए। ओके, तो वैसे ही सभी का क्रिटिसिज्म यहाँ पर होता रहता है, सभी स्कॉलर्स का क्रिटिसिज्म होता रहा है। तो यहाँ पर जे.एन. थिकनर्स है, उन्होंने मॉर्गनथाउ का क्रिटिसिज्म किया था और फिर ये फेमिनिस्ट थी मतलब कि, और इन्होंने मॉर्गनथाउ का क्रिटिसिज्म किया था। किस बेसिस पर? ये बेसिस था कि हमेशा से ही पुरुषों को शक्ति का रूप माना गया है कि पुरुषों के पास ही या मेंस के पास ही शक्ति होती है, पावर होती है, महिलाओं को कमज़ोर दिखाया गया है। और उसी प्रकार रियलिज़म की रियलिस्ट अप्रोच में भी कहीं ना कहीं महिलाओं को कमज़ोर दिखाया गया है, इनका मानना ऐसा था जे.एन. टिकनर्स का। ओके, अब फिर नियो रियलिज़म का क्या मतलब है? नव यथार्थवाद। अब समय बदला, प्राचीन काल से अब तक अगर देखा जाए तो हिस्ट्री को लगभग 3 काल में बांटा जाता है। एंशियंट प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल इंडिया मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री। मेडिवल इंडिया मैंने बोल दिया, मेडिवल इंडिया अभी मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए, तो मेडिवल हिस्ट्री। ओके, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री आती है जो अभी के समय की है, 1947 से अब तक भारत में गिनी जाती है, लेकिन अलग अलग देशों की अलग अलग तरीके से गिनी जाती है। ओके, देन फिर कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि केनेथ एंड वॉल्टर जो है उनका नियो रियलिज्म में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। सो देखिएगा, जब हम बात करते हैं रियलिज्म की, ओनली रियलिज्म की, तो उसमें E.H. कार एंड हेंस जे मॉर्गनथाउ बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं, और जब हम नियो रियलिज्म की बात करते हैं तो उसमें केनेथ एंड वॉल्ट, तो इनका भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म हुआ है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। देन कंक्लूजन होगा और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसे आप कभी मिस मत करिएगा। देन रेफरेंसेस बताई गई है, और अगर आपको जानकारी चाहिए और पढ़ना है देन आप उन्हें पढ़ सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या समझ पाएंगे, या कहें कि आप रियलिज्म जो अप्रोच है उसे पढ़ने के बाद आप क्या समझ पाएंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इस PDF को SOL की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेजेस में। और इस वीडियो में मैं लगभग बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि हिंदी में भी पढ़ा दीजिएगा। देखिएगा अभी थोड़ा क्या है, समय का अभाव है और सिंगल हैंडेड में यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश में वीडियो बनाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल पड़ता है, क्योंकि अभी मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो वीडियोस बना रहा हूँ। ओके, अब मैं अपनी टीम को बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को बोल रहा हूँ कि वीडियोस बनाए एंड दे कैन सेंड मी और दे कैन अपलोड मी, आई विल शेयर देयर लिंक विद you people, but they are busy, they are working, that's why they are not able to do so, but I will try my best. okay, so इस जब वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि रियलिज्म का क्या मतलब है, नियो रियलिज्म का क्या मतलब है। देन आप समझ पाएंगे जे.एन. टिकनर जो एक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म करते हैं किसका, मॉर्गनथाउ के आइडिया ऑन रियलिज्म। अब मॉर्गनथाउ के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, बहुत अच्छी बुक है कि द स्ट्रगल फॉर पावर। तो पावर देखिएगा, पावर का क्या मतलब है आप इस वीडियो में या फिर इस रियलिज्म के अप्रोच को पढ़कर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, रियलिस्ट ट्रेडिशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर IR इज़ अ मोस्ट प्रोमिनेंट थियरी टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन ऑफ द डिसिप्लिन। सो इंटरनेशनल रिलेशंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें रियलिस्ट जो ट्रेडिशन है या कहे रियलिज्म, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आपको पूरा ही इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो सब्जेक्ट है उसे समझना है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो अप्रोचेज है यही बेस है इंटरनेशनल रिलेशंस की। We can understand the realist tradition from the perspective of various ancient scholars like Greek philosopher Thucydides। So देखिएगा, एंशियंट फिलोसफर जो है या फिर स्कॉलर है वो हम बात करते हैं उनकी क्लासिकल जो रियलिज्म है उनके बारे में। तो अगर उनको समझना है तो उनके लिए फिलोसफर है, जिसमें से एक ग्रीक फिलोसफर है ट्यूकेडाइट्स, इटालियन थिंकर है निकोलो मैकियावेली, ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसफर थॉमस हॉब्स,
like genuine scholar Jean Jacques Rousseau, etc. इन 20th सेंचुरी एडवर्ड हॉलेट टेड कार, जिसे E.H. कार के नाम से कॉमनली जाना जाता है, एंड रेनहोल्ड नेबर एंड हंस जे मॉर्गेनथाउ, जॉर्ज कैनन, रेमंड एरन and other emphasized on the realities of international politics in a very comprehensive manner, and also they have provided so many substantial tools to the study of international relations. अब देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं अदर अप्रोचेस की तरह यहाँ पर भी रियलिज्म में, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली हमें जिन पर फोकस रखना है वो है E.H. कार, हंस जे मॉर्गेनथाउ। इन लोगों पर हमें ज़्यादा जोर देना है क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी इन्हीं दो स्कॉलर्स को पढ़ने का सिलेबस है हमारे पास, तो इन दो स्कॉलर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। और क्लासिकल अप्रोच के लिए हमें ग्रीक फिलोसफर ट्यूकेडाइज जो है उनके ऊपर ध्यान देना है। बाकी फिलोसफर्स के बारे में अगर आप ज़्यादा नॉलेज गैदर करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो रियल पॉलिटिक्स है, प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स है, उस पर जोर दिया है। यहाँ देखिएगा द रियलिटीज़ ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कि अभी क्या चल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर। तो यूटोपियंस क्या है, वो बिलीव करते हैं क्या होना चाहिए पर एंड क्या हुआ था एट्सेट्रा पर, बट रियलिस्ट क्या है कि अभी कैसे चल रहा है वो बताओ। आपने एक गाना सुना होगा कि हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। तो रियलिस्ट कुछ इसी प्रकार कार्य करते हैं। वो कहते हैं कि अभी आज इस वक्त क्या हो रहा है। नियो रियलिस्ट और स्ट्रक्चरल रियलिस्ट सच एज केनेथ एंड वॉल्ट, स्टीफन क्रेसनर एंड रॉबर्ट गिल्पिन एलिबरेटेड टू द जनरेशन ऑफ डिटॉन्ट आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। सो अब यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ कि हमने रियलिज्म की बात की, एंशिएंट रियलिज्म के स्कॉलर्स की बात की, अब करते हैं नव यथार्थवाद या नियो रियलिस्ट जो स्कॉलर्स हैं उनकी। तो इनमें आते हैं केनेथ एन वॉल्ट जो कि हमारे सिलेबस में है, देन स्टीफन क्रांसर, रॉबर्ट गिल्पिन एट्सेट्रा, अदर बहुत सारे इसमें व्यक्ति है। जॉन मार्शमर, रैंडोल्फ चैल्वलर, चार्ल्स ग्लासर, स्टीफन वॉल्ट डिस्कस ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ रियलिटी ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो रियल पॉलिटिक्स है या फिर करंट पॉलिटिक्स है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में अभी के समय में, उनके बारे में चर्चा की। न्यू क्लासिकल रियलिस्ट लाइक फरीद जकायरा, गिडेन रोज आर्ग्यूज दैट द स्टेट्स ऑलवेज ड्राइव फॉर देयर रिलेटिव मटीरियल पावर कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पर फरीद जैकर एंड गिडेन रोज जो है वो कहते हैं कि जितने भी दुनिया में देश है, स्टेट्स से यहाँ पर तात्पर्य हमेशा रहेगा देश से। ओके, सो जितने भी दुनिया में देश है या फिर राज्य है वो हमेशा किसके पीछे भागते हैं? पावर के पीछे, इन्फ्लुएंस के पीछे, चाहे वो डोमेस्टिक फैक्टर में हो, फॉरेन पॉलिसी में हो, वहाँ पर दिखाई पड़ता है कि हर कंट्री पावर के पीछे भाग रही है। अब बात करते हैं रियलिज्म को समझने की कि आखिरकार रियलिज्म है क्या, अलग अलग स्कॉलर्स इसके बारे में क्या कहते हैं। तो डिटेल में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है देन आप डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं उस समस्या को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो अंडरस्टैंडिंग रियलिज्म, realist thinkers emphasize on the prudent behavior of human being, and they believe that the reality of international relations is rooted in human nature of selfishness of human। so देखिएगा रियलिस्ट थिंकर जो है वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कैसा है, प्रूडेंट है। प्रूडेंट मतलब कि जो व्यक्ति है वो बहुत चालाक है, बहुत चालाक इन द सेंस कि वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का घाटा अच्छे से देख सकते हैं। सेल्फिश है कि मतलब ईगोइज़म है उनके अंदर कि वो सिर्फ खुद का ही फ़ायदा देखता है। और वैसा ही क्या होता है कि अलग अलग इंडिविजुअल से मिलकर एक समाज बनता है, समाज से बनकर राज्य बनता है और राज्य से बनकर देश बनता है। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं ह्यूमन मैटर करता है हर एक कंट्री के लिए। तो इसी कारण क्या है कि जो स्टेट है या फिर कंट्री है वो भी बहुत ही सेल्फिश है, इनका मानना ये है रियलिस्ट थिंकर्स का। मैं इसे डीकोड करता जाऊंगा ताकि इजीली आपको समझ आ पाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है।
अगर आपको बहुत स्लो लग रही है वीडियो देन आप इसे 1.5 स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा स्लोली पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत स्पीड में बोलते हैं। देन आगे हम स्पीड पकड़ेंगे, लेकिन अभी जो मेन पॉइंट है उन्हें स्लोली समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, दे एक्सेप्टेड द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ईगोइज्म एंड इन द एब्सेंस ऑफ a central international agency or authority, the basic behavioralism dynamics of international politics is anarchical। अब यहाँ पर देखिएगा, जो रियलिस्ट है वो मानते हैं कि दुनिया जो है एक कंट्री, मान लीजिएगा कि इंडिया, अब इंडिया में देखिएगा एक पीएम होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया में जितने भी निर्णय लिए जाएंगे इनके द्वारा लिए जाएंगे। इन्होंने कहीं ना कहीं कानून वगैरह बना रखे हैं कि भाई कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत करेगा तो उनको ये सज़ा दी जाएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जब बात आती है दुनिया की, तो दुनिया में इंडिया जैसे बहुत सारे देश है। अब ये देश कहने को तो सॉवरेन है, सॉवरेन मतलब संप्रभु, कि भाई ये अपने निर्णय खुद लेते हैं। अब इनके ऊपर कोई नहीं है। मान लीजिएगा कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जो अपने निर्णय खुद लेती है, वो कुछ ऐसी मिसाइल टेस्ट कर दे या ऐसा कुछ हमला कर दे किसी अदर कंट्री पर, तो ये दुनिया के लिए खतरा है। लाइक परमाणु, क्या पता कोई शरारतन हरकत कर दे और परमाणु जो बमों का जखीरा है वो अदर कंट्रीज़ पर फेंक दे, तो ये दुनिया के लिए बहुत ही घातक है। अब इन पर कंट्रोल कौन रखेगा? रियलिस्ट कहते हैं कि जो कंट्रीज़ है वो कहने के तो सोवरेन है, शक्तिशाली है, वो अपने निर्णय खुद लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन पर भी तो कोई ऊपर की पावर होनी चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर पर भी एक सरकार होनी चाहिए जो अलग अलग कंट्रीज़ को चलाए। इनका मानना ये, अब आप कहेंगे कि यूनाइटेड नेशंस तो है, यूनाइटेड नेशंस से पहले लीग ऑफ नेशंस भी थी, लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो उसके पास अपनी कोई एक मिलिट्री नहीं है कि जिससे दूसरों को वो डरा सके कि अगर आप ऐसा गलत करोगे देन आपके ऊपर मिलिट्री अटैक हो सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस के पास अपनी मिलिट्री नहीं है, यूएन इतना पावरफुल नहीं है, और अगर इतना पावरफुल होता तो लीग ऑफ नेशन जो पहले बनाई गई थी, फिर उस यूएन को अपना सक्सेसर माना गया लीग ऑफ नेशन का, तो लीग ऑफ नेशन क्यों फेल हो गई? जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी उसे रोकने में, ये भी तो समझने की बात है। तो यहाँ पर रियलिस्ट कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर पर कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं है, जिसके कारण क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एनार्किकल है। एनार्किकल मतलब कि कियोस से भरी हुई, एक दूसरे को पीछे छोड़ने में अलग अलग देश लगे हैं कि मैं इतना पावरफुल बनूंगा, मैं इतना पावरफुल बनूंगा एट्सेट्रा। आप समझ पा रहे हैं? हेंस एक्यूमुलेटिंग मोर एंड मोर पावर इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द यूनिट्स। अब किसी कंट्री को अगर सर्वाइव करना है दुनिया में तो उसको कहीं ना कहीं पावर, शक्ति को हासिल करना पड़ेगा। इन दिस मैनर स्टेट्स पावर मैक्सिमाइजेस इन द अनार्किकल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसी कारण जो कंट्री जितनी पावर को गैदर करने की कोशिश करेगी तो उसमें कहीं ना कहीं केओस होगी, एनार्की होगी। एनार्की से आप समझते हैं, एनार्किकल अप्रोच आपने पूरी पढ़ी है, तो एनार्किकल आप जानते होंगे। ओके, देन रियलिस्ट कंसीडर दैट स्टेट्स आर द मेन एक्टर इन द इंटरनेशनल सिस्टम, देयरफॉर स्टेट सेंट्रिज्म इज द बेसिक असम्पशन इन द एंटायर थियोरेटिकल पैराडिग्म ऑफ रियलिज्म। अब रियलिस्ट मानते हैं कि जो स्टेट है या फिर कंट्री है वो मेन एक्टर है इंटरनेशनल सिस्टम में, और इस एक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं एक स्टेट सेंट्रिज्म इन द सेंस कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इन अलग अलग कंट्रीज़ को एक सूत में पिरो के रखे, एक धागे में पिरो के रखे और साथ लेके चले। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिवली सेल्फ सर्विंग इज द बेसिक behavioral dynamics of the units in the anarchical इंटरनेशनल सिस्टम। अब एनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि एक कंट्री अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब एनार्किकल क्या है कि भाई लोगों को खुला छोड़ दो, वो अपने मन से कुछ भी करना चाहे कर ले, उनके ऊपर कोई नियम, कोई कानून नहीं है। उसी प्रकार जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर में कंट्री उसी प्रकार से काम कर रही है। हाँ, वो अपने तक सीमित है, अपनी कंट्री के लोगों को एक कानून में बांध रखे है, लेकिन जब बात करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, जैसे कि दुनिया में ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ है जो दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकती है, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान,
देन लाइक मिडल ईस्ट की बहुत सी कंट्रीज़ है जो दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकती है, तो उन्हें भी खुला छोड़ रखा है, तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है और ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। रियलिज्म यही मानते हैं कि एक वर्ल्ड ऑर्डर पर एक पूरी दुनिया के लिए एक सरकार होनी चाहिए जो सभी को देखे। ओके, देन states are always concerned for their self interest and try to maximize their national interest। और देखिएगा कंट्रीज जो है वो हमेशा से सेल्फ इंटरेस्ट रखती है, मतलब कि खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश करती है। नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिफाइन इन टर्म ऑफ पावर, कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं, पावर के तौर पर। अब अमेरिका बहुत ही पावरफुल कंट्री है, चाहे वो लाइक शक्ति लाइक आर्मी के रूप में देखे, इकोनॉमी के रूप में देखे या इन्फ्लुएंस के रूप में देखे, तो अमेरिका सभी मायनों में पूरक है। तो अमेरिका इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री। तो क्यों उसका नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादातर कंट्रीज़ मान लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंट्री अगर बर्बाद हो रही होगी तो अमेरिका से वो हेल्प ले सकती है। ओके, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ओके, Hence there is a close relationship between the power and national interest। So अब यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं पावर और नेशनल इंटरेस्ट के बीच बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप है। अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट, नेशनल इंटरेस्ट ऑलवेज डिटरमाइंस फॉर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। सो अब देखिएगा रियलिस्ट नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा देखे जाते हैं फॉरेन पॉलिसी में। दे ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन विटल नेशनल इंटरेस्ट एंड नॉन विटल नेशनल इंटरेस्ट। विटल शब्द का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण नेशनल इंटरेस्ट क्या है, अमहत्वपूर्ण या फिर कहे कम महत्वपूर्ण जो नेशनल इंटरेस्ट है उनका क्या मतलब है, एटसेट्रा। इन दी एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर यूनिट्स नेवर कॉम्प्रोमाइज देयर विटल नेशनल इंटरेस्ट, इवन दे कैन गो फॉर वॉर टू प्रोटेक्ट द सेम। सो देखिएगा क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कंट्रीज़ एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर में। देखिएगा अभी रशिया एंड जो यूक्रेन की वॉर चल रही है उसमें अगर आप गौर करें, ये भी इंटरनेशनल से जुड़ा एक मुद्दा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। अब रशिया ने क्यों यूक्रेन पर वॉर स्टार्ट की? लाइक यूक्रेन क्या कह रहा था कि वो नेटो को ज्वाइन करेगा, और अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करता है तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा, क्योंकि रशिया की जो सीमा है वो यूक्रेन से बिल्कुल जुड़ती है, तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। तो ये एक नेशनल इंटरेस्ट था किसका? रशिया का, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट था। तो उसके पीछे ये वॉर स्टार्ट हुई। हाँ, इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो यही है। Okay, in the anarchical international order, the states are always concerned about their survival and therefore they try to maximize their security, for which they are dependent on self-help system। अब anarchical international order में क्या होता है? स्टेट हमेशा सर्वाइवल के लिए पावर को मैक्सिमाइज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ हेल्प करना चाहता है। दुनिया क्या है? मतलबी है, दोगली है। अब अगर आपका किसी के साथ झगड़ा होता है तो पहले कहेगी तो लड़, मैं आया। वो आपने गाना सुना होगा, तो चल मैं आया। वो तो उसी प्रकार ये चलता है कि तो लड़, मैं आया, फिर पीछे मुड़ के देखा तो वो तो भाग चुका है, हम यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। तो यूक्रेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज़ एंड अमेरिका, उन्होंने कहा तो लड़, हम तुम्हारा साथ देंगे, लाइक यूक्रेन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और पीछे से वो भाग गए। अब रशिया बहुत शक्तिशाली देश है, कभी भी यूक्रेन को तबाह कर सकता है, लेकिन रशिया बहुत ही माइंड से खेल रहा है। सैंक्शंस लगा दिए गए हैं अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के द्वारा रशिया पर, लेकिन उन सैंक्शंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रशिया ऑयल इम्पोर्टर कंट्री है, ठीक है, लाइक एक्सपोर्टर कंट्री है। ऑयल एंड गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की जो गैस सप्लाई है वो रशिया बंद कर देगा तो यूरोपियन कंट्री में लाइक बहुत बड़ी रिसेशन आ सकती है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में डेफिनेटली रिसेशन आने भी वाली है। अगर आप देखें कि यूरोजोन जो है वो रिसेशन में जा चुका है, तो ये जो लड़ाई है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है इंटरनेशनल ऑर्डर पर, तो इन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, देन आगे बात करते हैं। इन इंटरनेशनल ऑर्डर स्टेट्स आर जनरली नॉट इंक्लाइन टू हेल्प अदर कंट्रीज विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव और चांसेस ऑफ देयर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन। अब यहाँ पर क्या है इंटरनेशनल ऑर्डर में कि कोई भी कंट्री किसी का भी साथ नहीं देगी जब तक उसका प्रॉफिट ना हो। अगर अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ यूक्रेन का साथ दे रहा है, तो अमेरिका और यूरोप का डेफिनेटली कोई फ़ायदा है।
अब वो फ़ायदा क्या है कि अगर अमेरिका यूक्रेन का साथ देता है और यूक्रेन ज्वाइन करता है नेटो, देन जो नेटो की मिलिट्री है वो यूक्रेन में भी स्थापित की जा सकेगी, और जो यूक्रेन से रशिया पर हमला किया जा सकेगा वो कितना डिस्ट्रक्शन मचाएगा, कितना डिस्ट्रॉय कर देगा रशिया को। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसका फ़ायदा है? अमेरिका का। तो कहीं ना कहीं वो अपना लाभ देखती है। ओके, hence countries states in international order are alone in this anarchical world and struggle for their security and सर्वाइवल। सो कंट्रीज क्या करती है? अपने सर्वाइवल के लिए शक्ति को ग्रहण करने के पीछे दौड़ती रहती है। दिस कंडीशन ऑफ द स्टेट्स इन इंटरनेशनल ऑर्डर इज एक्सट्रीमली डेप्लोरेबल। एज अ रिजल्ट स्टेट्स मेयरली लुक इनटू देयर ओन इंटरेस्ट। सो अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि स्टेट्स जो है वो हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। द सिचुएशन इज एग्जाम्पलीफाइड बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ वॉर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? जर्मनी और फ्रांस के बीच वॉर चल रही थी, दो ग्रुप थे, अलग अलग ग्रुप्स के बीच वॉर चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो यहाँ पर देखिएगा कि फ्रांस को अमेरिका ने, उन कंट्री ने, देखिएगा अब यहाँ पर अलायंस थी, फ्रांस की अलायंस, जर्मनी की अलायंस, और जर्मनी क्या था? पावरफुल कंट्री था, फ्रांस एक कम पावरफुल कंट्री था। तो जर्मनी डिड नॉट गेट एनी कंसोलिडेटेड सपोर्ट फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फ्रांस हैड टू इंड्योर द बार्बरिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जर्मनी फॉर कंसिडरेबल टाइम। तो अब देखिएगा जर्मनी क्या हुआ? फ्रांस ड्यूरिंग द वॉर विद जर्मनी डिड नॉट गेट एनी कंसोलिडेटेड सपोर्ट। अब यहाँ भी क्या हुआ? फ्रांस को बोला गया कि हम भाई आपको सपोर्ट करेंगे, और कौन से दो व्यक्ति थे? वो दो कंट्री थी, यूरोपियन यूनियंस और यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ भी फ्रांस को बेचारे को लड़ाई में धकेल कर वो भाग गए, और फ्रांस को बहुत ही यहाँ पर बार्बरिज्म और एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा था। जर्मनी ने बहुत बुरी तरह खदेड़ा था। आप उस वॉर के बारे में पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वॉर है वो, कि किस तरीके से जिसे हम दोस्त समझ रहे थे वो ही सबसे बड़ा दुश्मन निकला। तो अमेरिका बहुत चालाक कंट्री है, तो चालाकी और पावर होना ज़रूरी है। और आगे भी हम पढ़ेंगे कि लाइक अलग अलग स्कॉलर्स क्या कहते हैं? स्कॉलर्स कहते हैं कि एक कंट्री को या एक राजा को कैसा होना चाहिए? लाइक शेर की तरीके से पावरफुल होना चाहिए और लोमड़ी के तरीके से चालाक होना चाहिए, तभी वो एक कंट्री को, एक स्टेट को अच्छे से चला पाएगा। तो इन्हीं अलग अलग डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझेंगे और आप इसे अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। Thus, it can be observed that the states in international order are completely lonely। तो हम कह सकते हैं कि स्टेट्स जो है, कंट्रीज़ जो है इंटरनेशनल ऑर्डर में, वो चाहे कहे कि हम इस नेटो ग्रुप के मेंबर हैं, हम क्वाड ग्रुप के मेंबर हैं, हम G20, G7 किसी भी ग्रुप के मेंबर हो, हम अलोन ही है, हमें स्वयं की रक्षा करनी है। सो हमारे जो एस जयशंकर मान्य जो हमारे विदेश मंत्री है, उनकी जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक अप्रोच है। वो कहीं ना कहीं स्व पावर, मतलब कि अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी पर निर्भर नहीं रहते। देखिए ना, वो लोग कहते हैं कि इंडिया नेटो को ज्वाइन करेगा, लेकिन कहते हैं कि नेटो को हमें ज्वाइन ही नहीं करना, हम अपने आप में प्रबल है किसी भी निर्णय को लेने के लिए। नेटो बहुत चालाक ग्रुप है। अगर आप नेटो की हिस्ट्री पढ़ेंगे, नेटो को स्थापित किया गया था 1946 के आसपास, इफ़ आई एम राइट सो। तो यहाँ पर बहुत 1949 में इसे, माफ़ कीजिएगा, स्टैब्लिश्ड किया गया था और 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसमें, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, पोर्चुगल, नॉर्वे, नीदरलैंड, लक्समबर्ग एट्सेट्रा। सो ये 12 कंट्रीज़ थी, फाउंडिंग कंट्रीज़। तो इनका इतिहास पढ़ेंगे तो ये बहुत चालाक ग्रुप है। मुसीबत के समय में भाग जाएगा, ये कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और जब जर्मनी और फ्रांस की वॉर हुई थी तो फ्रांस नेटो का मेंबर था, सोच लीजिएगा। यहाँ पर अपने ही ग्रुप के मेंबर को भाग गए थे मुसीबत में छोड़ के। तो इसी प्रकार से ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डेफिनेटली थोड़ी मेहनत आपको, एफर्ट्स करने पड़ेंगे समझने के लिए, लेकिन जब आपको समझ आने लगेगी अप्रोचेज़, आप किताबों से बात करेंगे और किताबें आपको इतने अच्छे अच्छे लाइक कोट्स एंड समझ देगी, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ बिग अचीव कर सकते हैं, कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं।
Okay. Then, in realist school of thought, the concept of ethics and morality does not occupy a significant position. So realist school of thought जो है वहाँ पर ethics और morality पर ज़्यादा दबाव नहीं दिया जाता. The realist school of thought believes that ethics and morality are not as much as important as power maximization. So the realist school of thought जो है वो मानती है कि ethics और morality important नहीं है, power important है, power को बढ़ाओ. हाँ, एथिक्स एंड मोरलिटी जो है वो पावर के बाद आ सकती है, लेकिन पहली जो मोटिव होगा वो पावर होगा. एथिक्स एंड मोरलिटी होल्ड्स अ सेकेंडरी पोजीशन इन कंपैरिजन टू मिलिट्री स्टैंड, कि भाई पहले पावर बढ़ाओ. हाउएवर एथिक्स एंड मोरलिटी आर स्टेबल एंड कंस्टेंट determinants which are to be followed by general masses and not by the states themselves in the international arena. The Italian philosopher Niccolo Machiavelli, ये जरूर नोट कीजिएगा कि जो इटालियन फिलोसफर है निकोलो मैकियावेली हैज़ ओपाइन इन हिज फेमस बुक द प्रिंस, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी द प्रिंस. उसमें बताया गया था कि द किंग शुड नॉट बी मोरल और एथिकल इन हिज ड्यूटीज, रादर शुड मेक द सब्जेक्ट मोरल एंड ethical so that it becomes easy to rule over them and dictate terms and conditions for them. So अगर इसे डिकोड किया जाए तो मैकियावेली का मानना था कि एक राजा को एथिकल और मोरल नहीं होना चाहिए. अगर लड़ाई हो रही है वहाँ पर जाकर आप कहे कि आप हमें एक थप्पड़ मारेंगे तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए. एक राजा को पावरफुल होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करना भी आना चाहिए, अपनी प्रजा को बचाना भी आना चाहिए. ओके. देन मैकियावेली फर्दर सेज दैट किंग शुड नॉट बी मोरल एंड एथिकल वाइल डीलिंग विद अदर स्टेट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अब इंडिया अमेरिका के साथ बात कर रहा है और इंडिया मोरलिटी के साथ चलेगा कि हाँ ऐसे वैसे, तो फिर इंडिया को नुकसान होगा. अमेरिका बहुत चालाक लोमड़ी है, तो एक स्टेट को हमेशा से चालाक और पावरफुल दिखना चाहिए, होना भी चाहिए, ना सिर्फ दिखना चाहिए. वैसे ही एक व्यक्ति को भी, ये व्यक्ति पर भी डेफिनेटली प्रभाव करती है रियलिस्टिक अप्रोच. द किंग शुड एम्प्लॉय टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज, उसके पास बोलने का तरीका होना चाहिए, स्ट्रेटजीज होनी चाहिए अपने एनिमी को डिफीट करने के लिए, और विदाउट बिकमिंग मोरलिस्टिक एंड एथिकल, ज़्यादा मोरलिस्टिक एथिकल नहीं बनना चाहिए उन लोगों के सामने जिनको लाइक मोरल वैल्यू ना हो, एथिकल वैल्यूज़ ना हो जिनके पास, एक्सेट्रा. ओके. अब अर्ली हिस्टोरिकल रियलिस्ट के बारे में बात करते हैं. द रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट फाइंड्स इट्स ओरिजिन इन द वर्क ऑफ एंशिएंट स्कॉलर लाइक थुकेडिड्स, sun Tzu एंड कौटिल्य. सो जब रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं तो कहीं ना कहीं वे अपनी जो वर्क है वो कहीं ना कहीं देखे जाते हैं थुकेडिड्स, sun Tzu एंड कौटिल्य के वर्क में. जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, चाणक्य नीति लिखी है, एक्सेट्रा. उन वर्क्स में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है. तो एक ग्रीक हिस्टोरियन और स्कॉलर है थुकेडिड्स, इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट रियलिस्ट हु हैड स्टडीड द पेलोफेनेशियन वॉर 431-404 BC. अब फिलोपेशियन लाइक पेलोपेनेश लाइक इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है तो मैं अभी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा. लाइक पेलोपोनेशियन वॉर जो थी वो एथेंस एंड जो स्पार्टा ग्रुप्स थे यूरोपियन यूनियंस के पास लगभग 431 ईस्वी में ईसा पूर्व, तो वहाँ पर जो वॉर हुई थी वो इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़ी गई थी. किसके द्वारा? थुकेडिड्स के द्वारा. आफ्टर एनालाइजिंग द Peloponnesian War, he stated that the conflict and competition between the states have its. अब यहाँ पर ये लिखिएगा कि थुकेडिड्स ने क्या स्टेट किया था. He states that the conflict and competition between the states have its root in unequal distribution of पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. उन्होंने क्या माना कि जो अलग अलग कंट्रीज़ को कम पावर, किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत कम, किसी के पास बहुत ज़्यादा, ये जो अनइक्वल असामान्य जो बंटवारा किया गया है शक्ति का, उसी के कारण इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये वॉर्स कॉन्फ्लिक्ट होती है. अब एथेंस जो है वो स्पार्टा से ज़्यादा शक्तिशाली था, तो एथेंस ने अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर दिया था. ये जब वॉर आप पढ़ेंगे ये डेफिनेटली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी है शायद, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी है, हम डेफिनेटली पढ़ेंगे इनके बारे में. तो कम पावर के कारण क्या हुआ, स्पार्टा कंट्रीज हार गई थी. He argues that all the states should accept the reality of unequal distribution of power, that they can improve onto their
पोजीशन इन ग्लोबल पावर हायरार्की। तो वो मानते थे, कौन, थ्यूकेंडाइज जो थे, वो मानते थे कि हर एक कंट्री को, हर एक स्टेट को ये मानना चाहिए कि वो कम पावरफुल है, अगर है रियलिटी में तो, और उसे अपनी पावर को बढ़ाने में कार्य करना चाहिए ग्लोबल हायरार्की में, ग्लोबल पावर जो हायरार्की है उसमें। द स्टेट विच बिकम्स मोर पावरफुल इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम बिकम्स मोर सिक्योर, कि जो स्टेट ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कम समय में वो ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। इंडिपेंडेंट एंड इन अ लॉन्गर टर्म बिकम्स अ हेजेमन, और इंडिपेंडेंट रह रहा है लॉन्गर टर्म्स तक तो वो क्या बन जाता है, हेजेमन। हेजेमन यानी कि दूसरों पर भी राज करना स्टार्ट कर देता है। तो अमेरिका देखिएगा इंडिपेंडेंट रहा, पावरफुल रहा, और अभी वो वर्ल्ड ऑर्डर में अगर देखा जाए तो एक ही महाशक्ति है, बहुत सारी कंट्रीज़ पर राज कर रहा है, उसी के मुताबिक अलग अलग कंट्रीज़ के डिसीजन लिए जाते हैं एक्सेट्रा। द स्टेट देयरफॉर इज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज़ टू बी कॉशियस एंड जजमेंटल इन देयर अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो वो कहते हैं कि एक स्टेट को डेफिनेटली पावर को बढ़ाना चाहिए और सचेत रहना चाहिए पावर के मामले में। The ancient Chinese scholar Sun Tzu, who lived some 2000 years ago, analyzed the, so Sun Tzu थे, वो चाइनीज स्कॉलर थे, 2000 वर्ष पहले ये इनका जन्म हुआ था कहीं ना कहीं। कॉन्टीन्यूस ऑकरेंस ऑफ वॉर बिटवीन सेवरल स्टेट्स, सो उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के बीच जो वॉर होती थी उनके बारे में बात की। Sun Tzu believed that the kings should not be extreme moralistic in their reasoning while dealing with armed advisory, rather fight with them with all might to protect their interest and survival। तो सुनजू कहते हैं कि किंग जो है उसे मोरलिस्टिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो नैतिक वैल्यू है वो लाइक लड़ाई में नहीं लानी चाहिए, उसे अपने पूरी ही जितनी उसके पास पावर है, जितनी उसके पास माइट है, आर्म्ड एडवाइजरी है, वो झोंक देनी चाहिए उस लड़ाई के अंदर, वहाँ पर देखना नहीं चाहिए। महाभारत से भी हमें बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। तो अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि यहाँ मेरे सामने जो खड़े हैं वो मेरे मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, भाई सब है, और उनको कैसे मैं मार सकता हूँ। तो युद्ध जो बैटल ग्राउंड था वहाँ पर युद्ध भूमि में अर्जुन मोरालिटी को, एथिक्स को सामने ला रहा था श्री कृष्ण के सामने। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा कि ये जो आपके सामने खड़े हैं वो शरीर है, आत्मा अमर है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। तो उसी तरीके से अलग अलग स्कॉलर्स ने वही बात डेफिनेटली डिफाइन करने की कोशिश की है। हमारी महाभारत देखिएगा कितनी प्राचीन है, तो उसे भी कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ला सकते हैं, रियलिस्टिक अप्रोच से जोड़ सकते हैं। अभी जैसे मैंने जोड़ी कि मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स जो है वो कहीं ना कहीं बैटल फील्ड में कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करता है व्यक्ति को। तो यहाँ पर सुनजू ने क्या कहा आप समझ चुके होंगे। इन द हायरार्किकल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ रियलिज्म, कौटिल्य एन एंशिएंट इंडियन स्कॉलर मेक्स अ वेरी रिच कॉन्ट्रीब्यूशन। सो कौटिल्य के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया। कौटिल्य कॉन्सेप्चुलाइजेस पावर एंड हैप्पीनेस इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो कौटिल्य यहाँ पर पावर, शक्ति और हैप्पीनेस, खुशी के बारे में बात करते हैं जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है। वो क्या स्टेट करते हैं, स्टेट्स दैट हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड। सो ही के बदले आप कौटिल्य लिख दीजिएगा और हाईलाइट कर लीजिएगा। कौटिल्य कौटिल्य सेज दैट हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड बाय जुडिशियस यूज ऑफ पावर, कि पावर को सही तरीके से यूज कर कर हैप्पीनेस को अचीव किया जा सकता है। ही ऑल्सो स्टेट्स दैट हैप्पीनेस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी विच हैज इट्स बेस इन राइटनेस एंड इंटरनल stability, thereby bringing in new concept in determination of international status। अब कौटिल्य क्या कहते हैं कि जो अच्छे तरीके से जो पावर को यूज़ किया जाएगा तो खुशी होगी, और अगर कोई कंट्री खुश है या फिर कोई साम्राज्य खुश है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि वो साम्राज्य सक्सेसफुल है, पावरफुल है, उसकी फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। और ये कैसे अच्छी होगी, राइटियसनेस से, इंटरनल स्टेबिलिटी से, आंतरिक स्थिरता से, धर्म से, धर्म यानी कि अपना जो कर्म है वो अच्छा रखो, तो उससे डिटरमाइन करता है इंटरनेशनल स्टेटस। और ये कौटिल्याज मंडला जो थियोरी है, आइडेंटिफाई विजिगिशु, एक राइटियस किंग जो धर्म के आधार पर कार्य करता है, अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता है, और दूसरा है अरी, एनिमी ऑफ विजिगिशु। अरी कौन था, विजिगिशु का एनिमी, दुश्मन, एंड हिज फ्रेंड्स दोनों की अलाई थी। सुपीरियर इज मोर सुपीरियर एंड कॉम्प्लेक्स इन मैनर इन कंपेयर टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लूज बायपोलर सिस्टम। It indicates that geographically the countries can be close and therefore exemplify
a loose centricity. Kautilya's identification of non-aligned kings and neutral and different kings is unique contribution to study of international relations. In Kautilya's understanding of international relations, locational neighbors like locational determination of kings imply that one's neighbor is one's enemy and therefore one's neighbor's enemy is a friend. So अब यहाँ पर क्या है, कौटिल्य किसके बारे में बात करते हैं? कौटिल्य कहते हैं कि जो हमारा पड़ोस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. उनका मानना था कि दुश्मन का दोस्त दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये जो थियरी है बहुत ही सालों से चलती आ रही है, बहुत ही समय से चलती आ रही है भारत में, कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त. तो उसी तरीके से अगर देखिएगा इंडिया के सेंस में देखिए, अगर कंट्री के सेंस में देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है. तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो चाइना तो बहुत शातिर है, पावरफुल भी बन रहा है. तो उसने क्या सोचा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वो इंडिया को डेफिनेटली दुश्मन मानता है और वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान से दोस्ती बना रहा है. तो देखिएगा कहीं ना कहीं पड़ोस है वो भी मैटर करता है, कौटिल्य के द्वारा बताया गया वो. तो कौटिल्य एक्सहॉर्ट्स द किंग विजिगिषु टू इंक्रीज हिज पावर एंड देयरफॉर engage in continuous warfare until he becomes a Sarvabhauma, the king of entire earth. तो कौटिल्य जो है वो तारीफ करते हैं किसकी, किंग राजा विजयगिषु की, कि उन्होंने अपनी पावर बढ़ाई और वॉरफेयर में कंटिन्यूसली वो कार्य करते रहे जिससे वो सार्वभौम बन सकते हैं. कौन, कि पूरे ही संसार पर राज्य कर सकते हैं. कौटिल्य therefore had perfected the realistic ideas in ancient times where the use of violence was glorified to achieve power. तो कौटिल्य कहीं ना कहीं देखिएगा एंशियंट टाइम में क्या हुआ करता था कि वॉर जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करती थी. जैसे कि आपने अलेक्जेंडर के बारे में सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा, अशोका के बारे में सुना होगा. तो यहाँ पर वॉर जो है वो ग्लोरीफाइड करती थी पावर को, ग्रैंड्योर को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, एट्सेट्रा को. अब लेटर हिस्टोरिकल जो रियलिस्ट है उनके बारे में जानते हैं. अब बात करते हैं लेटर हिस्टोरिकल रियलिस्ट की. द एंशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिज्म गॉट कैरिड ऑन थ्रू आउट द सेंचुरीज इन विच सेवरल wars took place and new twist and turn in international politics stabilized new dimensions to international relation. So जो ancient understanding थी रियलिज्म की वो सदियों तक चलती रही, जिसमें नई नई लड़ाइयाँ हुई, नए नए ट्विस्ट आए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो थी वो स्टेबलाइज्ड हुई, उनके डायमेंशंस ही ले और कहीं ना कहीं उनका प्रभाव इंटरनेशनल रिलेशंस पर देखा गया. कैरिंग ओवर द आइडियाज ऑफ रियलिज्म, निकोलो मैकियावेली, an Italian thinker, diplomat and writer, tried to conceptualize the principle of realism in his work, The Prince. So देखिएगा ये आपके MCQs जो होते हैं, असेसमेंट होती है, उसमें भी पूछा जा सकता है कि निकोलो मैकियावेली कहाँ से थे. इटली से थे, इटालियन थिंकर थे, डिप्लोमेट थे, राइटर थे. उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, द प्रिंस. और उसमें उन्होंने क्या, कब लिखी गई थी, 1513 में, ओके, 1513, ओके. देन उसमें उन्होंने क्या कहा कि ही ट्राइड टू स्टेब्लिश द रोल ऑफ किंग. उन्होंने कहीं ना कहीं एक किंग के रोल को बताने की कोशिश की जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा. देन मैकियावेली असर्टेड दैट द प्रिंस शुड बी ब्रेव एज लायन, कि एक किंग को शेर के तरीके से शक्तिशाली पावरफुल होना चाहिए, और कनिंग एज अ फॉक्स, कि लोमड़ी की तरीके से चालाक होना चाहिए. फॉर लायन कैन शो हिज माइट एंड करेज, कि वो जो लायन है वो लड़ाई क्षेत्र में, युद्ध भूमि में अपना जो साहस है, अपनी जो ताकत है वो दिखा सके, और जो लोमड़ी है वो ट्रेस कर सके उन ट्रैप्स को, कमी को चालाकी से कार्य कर सके. द प्रिंस देयरफॉर शुड बी करेजियस एंड क्राफ्टी, कि ताकि एक जो किंग है उसे पावरफुल और चालाक होना चाहिए, और स्टूडेंट्स को भी डेफिनेटली यही रूल फॉलो करना चाहिए. मैकियावेली आस्क्ड द प्रिंस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड क्राफ्टी अगेंस्ट ओपोनेंट्स. मैकियावेली कहते हैं कि एक किंग को या एक प्रिंस को अपने जो दुश्मन है उनके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना होगा और क्राफ्टी रहना होगा. ही बिलीव दैट द प्रिंस should be brutal and crafty so that he can suppress any kind of revolt against him in domestic arena. Machiavelli believed that norms, morality and religion should be used by the prince only for the general masses. कि मैकियावेली मानते हैं कि जो नॉर्म्स है, जो चलते आ रहे ट्रेडिशन है, मोरालिटी है, रिलीजन है, वो कब यूज़ करने चाहिए, कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए. लड़ाई में ये इन तीनों चीज़ों को भूल जाना चाहिए.
द प्रिंस should encourage people to follow religion morality so that they become submissive and obedient. किंग को कहना चाहिए अपने प्रजा से कि वो अपना धर्म अपनी मोरालिटी को फॉलो करे ताकि जो प्रजा है वो एक दूसरे के साथ साथ में मिलकर रह सके. He asserted that if a prince could consolidate his power and position in domestic politics, he can also consolidate his power and position in international relationship. वो कहते हैं कि अगर कोई किंग है, कोई राजा है, वो अपनी पावर को कंसोलिडेट कर पाता है, कंसोलिडेट इन द सेंस कि अच्छे से चला पाता है अपनी जो टेरिटरी दी गई है वहाँ पर, तो डेफिनेटली वो इंटरनेशनल लेवल पर भी वो अच्छे से चला पाएगा. Therefore, the realist idea of power maximization tactics and craft was visualized in Machiavelli's work. तो मैकेवली ने कहीं ना कहीं किसे विजुअलाइज किया है, टैक्टिक्स, पावर, क्राफ्ट एंड मेनली उन्होंने कहीं ना कहीं पावर एंड क्राफ्ट को विजुअलाइज किया है मैकेवली ने. Carrying over the understanding of realist school of thought was prominently articulated and conceptualized to a greater extent in the work of English political philosopher Thomas Hobbes मैंगम ऑपस. तो थॉमस हॉब कौन थे? इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर थे. उनके द्वारा क्या लिखा गया? हॉब्स मैंगम ऑपस लेविथम वॉज पब्लिश्ड इन 1651 इन विच द स्टेट ऑफ नेचर फॉर द ह्यूमन बींग वॉज विजुअलाइज. तो उन्होंने क्या विजुअलाइज किया था? स्टेट ऑफ नेचर किसके लिए? ह्यूमन बींग के लिए. हॉब्स मेड 3 assumptions. फर्स्टली मैन आर इक्वल, कि पूरी ही दुनिया में जितने भी व्यक्ति है वो एक समान है, मतलब कि सभी को माइंड है, हाथ है, पैर है, एक्सेट्रा है, सभी सेम है. द मैन्स इंटरेस्ट इन एनार्की, कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है? एनार्की में. वो किसी कानून नियम को फॉलो नहीं करना चाहते. थर्डली है दे आर मोटिवेटेड बाय कंपटीशन, कि वो कंपटीशन से मोटिवेटेड होते हैं. डेफिशिएंस एंड ग्लोरी, competition, deficiency and glory. The result of these condition was war of all against all. तो इसके कारण क्या हुआ है कि यहाँ पर war against one नहीं है, कि एक के साथ दूसरे की war नहीं है, यहाँ पर सभी की war सभी के साथ है. Okay, then Hobbes believed that since men consider themselves as equal, they compete for control over resources. कि अगर सभी अपने आप को पावरफुल समझेंगे तो वो डेफिनेटली रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल है पावर के उसके लिए कॉम्पिटेट करेंगे, वो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा करेंगे. इन दिस प्रोसेस द वीकर मैन गॉट सबड्यूड बाय द स्ट्रॉन्गर मैन. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं दबाया जाता है किसके द्वारा? शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा. और ये कंट्री के सेंस में भी आता है. द कंटिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन द मैन मेड द लाइफ ऑफ मैन सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट. सो इसके कारण क्या होता है? ये जो कंटिन्यूस स्ट्रगल है पावर के लिए, उससे क्या होता है कि जो एक व्यक्ति की लाइफ है वो कैसी हो जाती है? सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी बहुत ख़राब, ब्रूटिश एंड कम हो जाती है. Thereby men conceptualized the idea of ever powerful Leviathan became a hegemon. तो men जो conceptualize करते हैं powerful Leviathan, वो बनता है क्या? hegemon. Hobbes believed that it was human nature to quarrel, कि ये human nature है छोटे छोटे झगड़े करना, वेज वॉर, बड़ी बड़ी लड़ाइयों में जाना, एंड कॉम्पिटेट फॉर रिसोर्स एंड ग्लोरी, की लड़ाई करना किसके लिए? रिसोर्स, स्रोत के लिए, ग्लोरी के लिए. The war of one against all exemplified the anarchical international order which required a hegemon to establish global order. तो अब जो वॉर है वो all against all है, तो इनको रोकेगा कौन? तो ये कहते हैं कि ये एनार्की है, और इस एनार्की को कंट्रोल करने के लिए एक हेजेमन स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, वर्ल्ड ऑर्डर पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इस वॉर को रोक सके, ग्लोबल ऑर्डर को बचा सके, एक्सेट्रा. Hobbes believed that the anarchical system in international relations was predominant and a man has to work hard for survival. So एक व्यक्ति को बहुत ही वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, हॉब्स मानते हैं. हॉब्स आइडिया percolated into the understanding of realism in modern times. So हॉब्स के जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं जोड़कर देखे जाते हैं मॉडर्न टाइम्स के रियलिज्म के साथ. हॉब्स विजुअलाइजेशन ऑफ एनार्की एंड हायरार्की इन सोसाइटी वाज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल एनार्किकल ऑर्डर. हॉब्स देयरफॉर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द आइडियाज ऑफ रियलिज्म. सो हॉब्स एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रियलिज्म में. अब बात करते हैं क्लासिकल रियलिज्म की. सो क्लासिकल रियलिज्म, रियलिस्ट बिलीव that it is completely favored to make a peaceful world order, but the reality of international relations and security, power struggle and conflict among the units.
सो ये मानते हैं कि हम वर्ल्ड ऑर्डर को शांत और अच्छा बना सकते हैं, लेकिन तब तक शांत नहीं बना पाएंगे जब तक वर्ल्ड ऑर्डर पर एक पावर ना हो जो इन सभी को एक साथ लेकर चले। नहीं तो लोग जो है, कंट्रीज जो है, वो सिक्योरिटी, पावर स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ही फंसे रहेंगे। सो टू क्रिएट अ पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर मे बी सेड्यूक्टिव आइडिया, बट इट इज़ नॉट फीजिबल, कि ये इतना कायम नहीं है। अमेरिकन रियलिस्ट स्कॉलर E.H. कार, जो कि 1939 में कहते हैं, नोट्स टेंड्स टू एम्फसाइज द irresistible strength of existing forces and the inevitable character of existing tendencies, and to insist that the highest wisdom lies in accepting and adapting oneself to those forces and tendencies। तो जो EH कह रहे हैं, उनका मानना था कि एक्सेप्ट करो कि आप कम शक्तिशाली हो, उससे क्या होगा कि आप उन शक्ति को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। देन जर्मन स्ट्रेटेजिस्ट Karl von Clausewitz argued that war is a continuation of politics by other means, कि वॉर जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। वॉर डेफिनेटली होती है पॉलिटिक्स में, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो। क्लासिकल रियलिस्ट सब्सटेंशियली कंसिडर दैट द स्टेट as the dominant actor of world affairs, and they believe in the politics of great power। They criticize the utopian assumption of liberals during the World War politics। तो वो यूटोपियन जो assumption था liberals का, उसे कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ E.H. कार बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा और अच्छे से लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड जर्नलिस्ट E.H. कार, ये कौन थे? एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और जर्नलिस्ट थे, पत्रकार भी थे और इतिहासकार भी थे। इनका नाम E.H. कार था। इन हिज प्रोपेड्यूटिक वर्क द 20 Years ऑफ क्राइसिस इन 1939 डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिज्म एंड यूटोपियनिज्म। इन्होंने अंतर किया किसके बीच? रियलिज्म एंड यूटोपियनिज्म के बीच। कौन सी बुक में? उन्होंने 1939 में लिखी थी, द 20 Years ऑफ क्राइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कार यूज द फाउंडेशन स्टेट ऑफ रियलिज्म विच इज अंडरले इन द राइटिंग्स ऑफ मैकियावेली। सो कैर जो है वो यूज़ करते हैं किस फाउंडेशन स्टेट को? रियलिज्म के, जो की स्थापित किया गया है मैकियावेली की बुक में, मैकियावेली की राइटिंग्स में हमें पढ़ने को मिलता है। फर्स्ट ही बिलीव्स दैट हिस्ट्री इज द सीक्वेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट विच इज एक्सपोचुलेट नॉट ओनली बाय वेन ग्लोरी बट इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स। तो लाइक E.H. कार मानते हैं कि जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं लड़ाइयों से भरी हुई है, अलग अलग इवेंट्स से भरी हुई है, जो कि बताई जा सकती है किसके द्वारा? इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स के द्वारा और जो समझदार व्यक्ति है उनके द्वारा। सेकेंड, थियोरी डज नॉट क्रिएट पैरेक्सिस बट इट इज़ क्रिएटेड बाय पॉलिटिक्स। कि जो थियोरी है वो डेफिनेटली पैरेक्सिस जो है वो नहीं क्रिएट करती, बट जो थियरी है उसे डेफिनेटली पॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं। थर्ड, पॉलिटिक्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय एथिक्स और मोरालिटी, कि पॉलिटिक्स जो है वो डिटरमाइन नहीं करती किसके द्वारा? एथिक्स और मोरालिटी के द्वारा। इवन एथिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी इज द emanation of power. So the leading forces of international relations are power, not ethics and morality. So leading forces कौन सी है international relations की? पावर है, ना कि ethics और ना ही morality. E.H. Carr believes that realism is a well-established path to understand the reality of international relation. So E.H. Carr मानते हैं कि realism एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है अगर आपको international relations को समझना है. On the other hand, utopians emphasize on what ought to be and they try to sustain the world from imagination. तो E.H. कार कहते हैं कि यूटोपियंस जो है वो कहते हैं क्या होना चाहिए, what ought to be या what should be, और वो वर्ल्ड को एक इमेजिनेशन के तौर पर देखते हैं कि ये हो जाएगा तो ये होगा एटसेट्रा. इमेजिनेशन. Utopians believe that a peaceful world can be achieved if international agencies like League of Nations exists. So Utopians मानते हैं कि जो पीस है, जो शांति है, वो अचीव की जा सकती है इंटरनेशनल एजेंसी के थ्रू, जैसे कि लीग ऑफ नेशन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और फिर उसे नष्ट कर दिया गया था और उसके सक्सेसर के तौर पर यूनाइटेड नेशंस, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को माना गया था उसका सक्सेसर. तो ये ऐसे मानते हैं. बट
However, Carr said that League of Nations is unrealistic and Treaty of Versailles is the main cause of Second World War. तो कार मानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्साइल हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, तब भी तो लीग ऑफ नेशन था भाई, क्यों फेल हो गया लीग ऑफ नेशन? वर्ल्ड वॉर सेकेंड को क्यों नहीं रोक पाया लीग ऑफ नेशन? उसके पीछे के क्या कारण थे? उनका भी जवाब वाजिब है, सवाल वाजिब है. He also gave some examples from the war between Japan and Manchuria 1931 and Italy's attack on Abyssinia 1935, during which the League of Nations kept watching as a mute specter at this juncture. So इस event को League of Nations ने कैसे चुपचाप तरीके से देखा. Hence an international agency completely failed to prevent war and maintain a peace world order. So E.H. Carr कहते हैं कि इसी कारण एक इंटरनेशनल एजेंसी जो है कम्प्लीटली फेल रही थी एक वॉर को रोकने के पीछे और शांतिपूर्ण वर्ल्ड को बनाए रखने के पीछे. फाइनली E.H. Carr alleged that यूटोपियंस आर ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द टेंजिबिलिटी ऑफ पावर पॉलिटिक्स, कि यूटोपियंस जो है वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं किसे? टेंजिबिलिटी ऑफ पावर पॉलिटिक्स. अब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हैंस जे मॉर्गनथाउ. द क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ हैंस जे मॉर्गनथाउ, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस. सो हंस जे मॉर्गनथाउ द्वारा कौन सी ये क्लासिकल टेक्स्ट जो है इनके द्वारा लिखी गई, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, 1948 में लिखी गई थी. क्रिएटेड अ पैराडिग्म इन द फील्ड ऑफ डिसिप्लिन. सो इसने बहुत सहयोग किया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को. मॉर्गनथाउ's वर्क is considered as a classic because it described the very fundamental and methodological attempt to theorize the international politics. He accepted the challenge to establish the science of international politics, to use the positivity methodology to study the politics of nation states. His work was based on scientific methods and helps to understand the objective laws and reality of international relations. For example, यहाँ से देखिएगा आपको, यहाँ से from here to यहाँ तक आप डेफिनेटली राइट कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ तक डेफिनेटली राइट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मॉर्गनथाउ टेक्स his definition about theory from natural science. He argues that theory cannot be justified if is not related to the reality and based on abstract assumptions or imagination. So मॉर्गनथाउ जो है वो कहते हैं किसी भी थियरी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता अगर वो सिर्फ अजम्पशन और एब्स्ट्रैक्ट जो अजम्पशन है उस पर ही बनाई गई है कि ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए. मॉर्गनथाउ भी कहीं ना कहीं यूटोपियनिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गनथाउ टेक्स हिज डेफिनेशन अबाउट थियरी फ्रॉम नेचुरल साइंस. ही आर्ग्यूज, ये हमने पढ़ लिया. फॉर मॉर्गनथाउ थियरी शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिविटी, साइंस एंड एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन. सो मॉर्गनथाउ किस पर बिलीव करते हैं कि थियरी जो है वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए? फैक्ट पर, ऑब्जेक्टिविटी पर, साइंस पर एंड एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन पर. देन मॉर्गनथाउ इन्वेंटेड न्यू टूल्स to understand the real power politics. He strongly argues that balance of power, तो उन्होंने balance of power का नया tool invented किया. System is more pragmatic to explain the struggle among nation states. He finds inadequacy in the liberal concept of collective security, so that state will have to go for ally with other and they should increase their own amount of power. Like Niccolo Machiavelli, Morgenthau also explained the basic traits of human nature. सो निकोलो मैकियावेली ने जो बताया कि ह्यूमन हमेशा से ही पावर के पीछे भागा है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे, सेल्फिश है ह्यूमन, तो उसी की तरीके से मॉर्गनथाउ ने भी बताया. एम्फसाइज टू द इम्परफेक्टनेस ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्टनेस बताई उन्होंने. ही आर्ग्यूज दैट वर्ल्ड इम्परफेक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ फोर्सेस इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर, कि भाई जो इम्परफेक्टनेस है, इम्परफेक्टनेस यानी कि कोई भी वर्ल्ड ऑर्डर पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है, उसी के कारण क्या होता है, केओस होता है, एनार्की बढ़ती है वर्ल्ड ऑर्डर में. मॉर्गनथाउ हैड कंट्रीब्यूटेड इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका.
तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, आज तक मॉर्गनथाउ की जो टीचिंग्स है, जो थियरीज है उन और जो अप्रोचेस है उनके साथ ही चल रही है। मॉर्गनथाउ की अप्रोच टीचिंग के साथ ही फॉरेन पॉलिसी चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। वी कैन सी द वेरियस रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज आइडियाज़ इन द फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। जब आप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को पढ़ेंगे देन आप जान पाएंगे, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में फॉरेन पॉलिसी भी पढ़ी जाती है, डेफिनेटली अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी भी पढ़ी जाती है। जब आप आगे पढ़ेंगे, और उनकी वीडियोस में डेफिनेटली बनाऊंगा, तो हम पढ़ेंगे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड अदर जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है वर्ल्ड ऑर्डर में, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में। He succeeded the contemporary world politics and the major foundation of real politics in his six principle of realism। तो सिक्स प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म किसके द्वारा दिए गए थे? हंस जे मॉर्गनथाउ द्वारा। तो बात करते हैं सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ मॉर्गनथाउ। Morgenthau's believe that generally politics is governed by objective laws and that have their roots in human nature which is unchanging। कि जो पॉलिटिक्स है वो गवर्न करती है किस ऑब्जेक्टिव्स पर? लॉज पर। और लॉज का जो जड़ कहाँ से जुड़ी हुई है? ह्यूमन नेचर से, जो कि अनचेंजिंग है। इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप अ रैशनल परसेप्शन टू अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन इन pragmatic manner। These universal laws about human nature do not change according to the time and place। That is why these norms are impervious for human perfectness। International relations and intellectual foundation is always dependent on laws rooted in human nature। Hence these objectives laws are reflected in the theories regarding international relations। अब सेकेंड की बात करें तो concepts of interest defined in the terms of power which infuses rational order in subject matter in politics and makes the theoretical understanding of politics possible। Power and interest are the key concepts in the realist tradition। क्या है? पावर और इंटरेस्ट जो है वो की कॉन्सेप्ट है किसके? रियलिस्ट ट्रेडिशन के। इट मेक्स इंटरनेशनल रिलेशंस मोर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन। That is why politics is an autonomous domain and do not depend on history or economy। Morgenthau provided a new assumption about power politics। He argues, क्या ये लिख लीजिएगा आप, कि Morgenthau argues that the foreign policy and the behavioral dynamics of unit are determined from power and interest in a very fundamental manner। Therefore units in the international system always try to secure their interest in through power maximization। कि पावर इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर जो यूनिट्स हैं, ज़्यादातर कंट्रीज़ है, वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करती है। एंड थर्ड, रियलिज्म एज्यूम्स दैट इट्स कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन एज पावर। कि रियलिज्म क्या है? वो पावर पर ही फोकस करता है, यूनिवर्सली वैलिड जो है। Morgenthau argues that the universal law of power applies on the behavior of nation state and national interest could be maintained only through power। तो पावर को यहाँ पर जोर दिया है कि पावर जो है वो कहीं ना कहीं नेशन स्टेट के बिहेवियर से पता चलता है और नेशनल इंटरेस्ट उसी के कारण बनता है। Morgenthau also explains the essence of power like natural resources, capacity of industrialization, military capability, geography and location, size of population, national character, डिप्लोमेटिक एबिलिटीज़ एंड गवर्नमेंट। तो मॉर्गनथाउ पावर किस तौर पर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं? रिसोर्सेज के आधार पर, नेचुरल जो रिसोर्सेज है, देन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिलिट्री, जियोग्राफिकल लोकेशन, साइज, पॉपुलेशन, नेशनल कलेक्टर, डिप्लोमेटिक एबिलिटीज़, गवर्नमेंट एक्सेट्रा के आधार पर वो पावर को डिफाइन करते हैं। He tries to define power in a very comprehensive manner। comprehensive manner में वो define करने की कोशिश करते हैं and argues that the nature and scope of power keep changing in time। तो कि पावर की जो definition है, nature है, scope है, वो समय के अनुसार बदलता रहता है। place and context matter करते हैं पावर के तौर पर। जैसे कि अमेरिका के लिए पावर का मतलब कुछ और हो सकता है, पाकिस्तान के लिए पावर का मतलब कुछ और हो सकता है, इंडिया के लिए पावर का मतलब कुछ और हो सकता है। ओके। Morgenthau finds an ingenious relationship between power and interest। If any kind of change occurs in power dynamics, the objectives of interest will automatically alter। कि अगर पावर में कोई बदलाव आता है तो जो हमारे फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें भी ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट में बदलाव आएगा देखा जाएगा।
then political realism refuses to identify the moral significance of political actions. Ethics or morality is not determined by the actions of units in international systems. Individual could be influenced to the moral code of conduct, but nation states are considered as moral agents in the international relations. When nations formulate their foreign policy, they never consider morality, they only pay attention towards their cruel national interest. कि जब बात आती है वर्ल्ड ऑर्डर पर, तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है, लेकिन जब बात आती है अपने ऊपर तो वो सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते हैं. अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल रियलिज्म, prudent behavior of units always pursued the yardstick of morality. की जो चालाक बिहेवियर है अलग अलग कंट्रीज़ का, वो कहीं ना कहीं क्या है, yardsticks of morality. Therefore, in international relations, we cannot expect moral behavior to the state as they are always considered as utility maximizer. कि हम किसी कंट्री से ये नहीं आशा कर सकते कि ये हमारी सहायता करेगी, क्योंकि सारी ही कंट्री सेल्फिश है यहाँ पर. Political realism refuses to identify the moral laws that govern the universe. Universal moral laws do not guide the basic behavioral dynamics of the state in international relations. When nation states declare some universal moral laws, basically at this juncture they want to impose their national and cultural norms on entire world. Whenever a nation state follows the basic norms of ethics, then they are actually doing feign of ethics. Political realism maintains the autonomy of the political spheres. According to political realism, politics is autonomous from ethics, economy, and any kind of universal laws. On the hand, international politics always determine from the key concept of power, rationality, and national interest. तो ओवरऑल अगर हम एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें, चाहे वो EHR की स्टडिंग हो या फिर हंस जे मॉर्गनथाउ की स्टडी हो, दोनों ही इस पर फोकस करते हैं, पावर पर. पावर बढ़ाइए भाई, दुनिया है मतलबी, दुनिया तो मतलबी है, हमें अपना देखना है, हमें भी मतलबी बनना है. अब क्रिटिसिज्म के बारे में जानते हैं कि क्या और क्यों क्रिटिसाइज किया गया, लाइक रियलिज्म को, रियलिस्ट अप्रोच को, रियलिस्ट स्कॉलर्स को, एक्सेट्रा को, किस आधार पर इन्हें क्रिटिसाइज किया गया, क्यों इनका विरोध किया गया, एक्सेट्रा जानते हैं. क्रिटिसाइज क्यों किया गया रियलिज्म को? तो ड्यूरिंग 1960s and 70s the hold of classical realism was broken as its methodological, theoretical and policy agenda was considered as anachronistic. तो 1960 और 70 के दशक में जो क्लासिकल रियलिज्म है उसको ब्रोक कर दिया गया था. क्यों? क्योंकि इसका जो थियोरेटिकल, पॉलिसी एजेंडा, मेथोडोलॉजिकल एजेंडा जो था वो माना गया कि एनार्किकल से भरा हुआ है, एनार्कोनिस्ट है. द फॉलोइंग नोशंस चैलेंज द प्रीडोमिनेंस ऑफ क्लासिकल रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस. बिहेवियरलिस्ट बिलीव्ड that classical realism was not single coherent theory and it did not satisfy scientific investigation. So behavioralist का मानना था कि जो रियलिज्म है वो एक कोहेरेंट थियरी नहीं है और ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है. पॉलिटिकल रियलिज्म लैक्स precision despite large number of contribution. It provides bleak opinions about concepts like balance of power, नेशनल इंटरेस्ट एंड डेटरेंस. अब डेटरेंस वर्ड का क्या मतलब होता है? डेटरेंस वर्ड का मतलब होता है दो शक्तियाँ जिनके पास बराबर, मतलब कि बराबर पावर है और दोनों को ही पता है अगर दोनों के बीच युद्ध होता है दोनों को ही बहुत भारी नुकसान होगा, तो इसके कारण क्या होता है, वॉर नहीं होती है, तो उसे डेटरेंस की नीति कहा जाता है. डेटरेंस वर्ड समझना जरूरी था आपको. इट वॉज अनेबल टू फैक्चुअली एनालाइज एंड मेक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द डिसिप्लिन. कि भाई ये सिस्टमेटिक स्टडी नहीं है. रियलिज्म ऑल्सो फेल्ड टू आंसर सम ऑफ द रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस लाइक नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री आर्म्स एंड वेपन्स. Realist scholars fail to evaluate the concept of power as they could not explain how much power is sufficient to nation states for their security and survival. तो ये जो critics है वो कहते हैं कि realist scholar है वो उन्होंने ये तो बता दिया कि पावर इम्पोर्टेंट है, भाई पावर चाहिए, लेकिन
कितनी पावर चाहिए ये कौन बताएगा। तो इन्होंने इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड लेस इंपॉर्टेंस टू द अदर फैक्टर, कि उन्होंने पावर के अलावा, पावर, पॉलिटिक्स और नेशन के अलावा किसी और को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। ये क्या हुआ कि दूसरे भी लाइक कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं। देन पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिसाइज मॉर्गेनथाउस ओपिनियन दैट ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश एंड कॉन्स्टेंट, कि जो मॉर्गेनथाउ ने कहा कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश एंड कॉन्स्टेंट है, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट ने कहीं ना कहीं मॉर्गेनथाउ के इस विचार को क्रिटिसाइज किया। दे अपोज रियलिस्ट क्लेम दैट पावर एंड नॉलेज हैज ऑब्जेक्टिव मीनिंग्स, सो एटसेट्रा। ये थे कुछ क्रिटिसिज्म। और अब हम बात करते हैं J.N. थिकनर का जो क्रिटिसिज्म था मॉर्गेनथाउ पर। सो फेमिनिस्ट स्कॉलर J.N. थिकनर क्रिटिसाइज द 6 फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ मॉर्गेनथाउ। तो मॉर्गेनथाउ के जो 6 फाउंडेशनल प्रिंसिपल थे जो अभी हमने पढ़े, तो उसे कहीं ना कहीं उसका क्रिटिसाइज किया। She argues that Morgenthau's theory about realism is completely based on masculinity and gender biased। तो जो एन थिकनर का मानना था, वो मानती थी कि जो मॉर्गेनथाउ के द्वारा जो थियरी दी गई है वो कम्प्लीटली किस पर बेस्ड है, मस्कुलिनिटी पर, कि पावर पर, कि कौन कितना शक्तिशाली है, और जेंडर बियास की भाई जो मैन है वही शक्तिशाली है, आदमी ही शक्तिशाली है, और महिलाओं को कमतर आंका गया। Morgenthau claimed that human nature is universally self-centric and always search for the power accumulation, but Tickners believe that the incomplete and masculine understanding about human nature is partial towards the women, कि अगर आप women की स्टडी नहीं करते तो ये तो आपने आधी अधूरी स्टडी की है, partial study of human nature। It is premised on the very exclusion of women and feminine attributes which reflect gender biasness in order to understand international politics where women are not included in conceptual framework of political realism। तो इन्होंने कहीं ना कहीं बताया है कि जो थियरी दी गई मॉर्गेनथाउ के द्वारा, उन्होंने कहीं ना कहीं पावर को तो बताया कि पावर किस तरीके से कार्य करता है, किसी कितनी पावर चाहिए, लेकिन उन्होंने फीमेल को निगलेक्ट किया। उन्होंने मस्कुलिनिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि भाई जो व्यक्ति मतलब कि बॉयज़ होते हैं या मैन होते हैं, उनके पास ही पावर होती है, वो चालाक होते हैं एट्सेट्रा। और उन्होंने कहीं ना कहीं कौन से पर्सपेक्टिव को अपनाया, पैट्रियार्की, पितृसात्विक जो पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है, उसे अपनाया। वाई टिकर मेक्स दिस अजम्पशन वुमेन एक्सेल इन अदर सबमिशन, कि वुमेन जो है वो जेंडर स्टडीज़ को पढ़ना जरूरी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एट्सेट्रा। वुमेन आर कंसीडर्ड एक्सेलिंग इन सॉफ्ट स्टडी एरियाज़, की वुमेन को हमेशा कमज़ोर माना गया है, उनको सॉफ्ट स्टडी एरियाज दिया गया है, ऑन दे आर नॉट देयर इन मेन स्ट्रीम सिक्योरिटी स्टडीज़। तो ये तो माना जा सकता है, क्योंकि अगर हम रियलिज़म भी देखें तो हमने बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स को पढ़ा, लेकिन ज़्यादातर स्कॉलर्स कौन से हैं, मैन है, तो वुमेन को कमतर आंका गया एट्सेट्रा। ये बात यहाँ पर बताई गई है इनके द्वारा। अब बात करते हैं न्यू रियलिज़म या फिर स्ट्रक्चरल रियलिज़म, इन्हें दोनों ही नाम से जाना जाता है। तो न्यू रियलिज़म और स्ट्रक्चरल रियलिज़म और स्ट्रक्चरल रियलिज़म इज कंसिडर्ड एज अ मेन स्ट्रीम ऑफ फाउंडेशनल थियरी इन इंटरनेशनल रिलेशन। न्यू रियलिस्ट बिलीव दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एनार्किक, so the behavioral dynamics of the state is determined from the systematic constraint और structure। सो जो न्यू रियलिज़म या न्यू रियलिस्ट है वो मानते हैं कि जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो एनार्किक है, एनार्किक इन द सेंस कि पावर के लिए होड़ मची हुई है। तो जो बिहेवियरल डायनामिक्स है उसे कहीं ना कहीं डिटरमाइन किया जाना चाहिए स्ट्रक्चर के तौर पर। इन द एनार्किकल स्टेट ऑफ अफेयर्स यूनिट्स आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट देयर सर्वाइवल एंड रिलेटिव सिक्योरिटी, कि अगर एनार्किकल स्टेट, सेम ही वही थियरी दी गई है जो रियलिज़म की है, वही न्यू रियलिज़म में भी है। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि स्ट्रक्चर पर कार्य किया जाना चाहिए। यूनिट कैन सिक्योर एंड मेंटेन देयर सर्वाइवल ओनली विद द मीन्स ऑफ सेल्फ हेल्प, की खुद की हेल्प कर कर ही यूनिट्स अपनी आपको बचाए रख सकती है, सर्वाइव कर सकती है। देयरफॉर विद द एब्सेंस ऑफ एनी हाईएस्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट दे हैव टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर पावर इन ऑर्डर टू सस्टेन। भाई पावर को एक्यूमुलेट कीजिएगा। अगर इसके की कॉम्पोनेंट के बारे में बात करें तो कैनेथ एंड वॉल्ट, जॉन मार्शनर, जोसेफ ग्रीको एंड स्टेफन वॉल्ट एट्सेट्रा, ये कुछ की कॉम्पोनेंट्स हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनेथ एंड वॉल्ट, कैनेथ एंड वॉल्ट जो है उन्होंने एक बुक अपनी पब्लिश की गई थी, फिनोमिनल वर्क अबाउट द फाउंडेशन ऑफ न्यू लिबरलिज्म इन थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इनके द्वारा बुक लिखी गई थी।
1979 में। Walt substantial contribution to the sphere of political science is the creation of neo-realism. So neo-realism में Kenneth N. Walsh को important personality माना जाता है, which posits that state action can often be explained by the systematic pressure which limit their choices. So state के action है वो कहीं ना कहीं हम limit कर सकते हैं, कैसे? systematic pressure से. He argues that the international order exists in a state of perpetual anarchy. He also distinguishes the anarchy of international milieu from the order to domestic regime in his ordering principle. An example, anarchy versus hierarchy. Walt anarchy के बारे में पता है, hierarchy मतलब कि श्रेणी कि किसके पास कितनी पावर है etc. Walt believes that in domestic regime there is hierarchy with the existence of a central agency that can regulate the irrational and evil behavior of individual. तो वोल्ट कहते हैं कि अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हायरार्की होती है. हायरार्की इन द सेंस कि देखिएगा पुलिस होती है, पुलिस को मैनेज करने के लिए कमिश्नर होता है, कमिश्नर को मैनेज करने के लिए गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय को होने के लिए मैनेज करने के लिए प्रधानमंत्री होता है और उनका कार्यालय होता है. इसी तरीके से हायरार्की चलती है और जो मैनेज करती है बिहेवियर को इंडिविजुअल्स के. लेकिन एनार्की में क्या है, सभी अपने अपने राजा है और सभी अपने अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, क्योस होता है, एनार्की होती है एट्सेट्रा. ये बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पर. तो यही बात इन्होंने बताई है और आप इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़िएगा. अगर आपके पास बुक आ चुकी है तो बुक से पढ़िएगा, अदरवाइज़ आप पीडीएफ से पढ़िएगा. पीडीएफ SOL की साइट पर भी अवेलेबल है और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है. देखिएगा अभी अपलोड नहीं किया है, कुछ समय पहले अपलोड किया था. तो आप फाइल्स जो होता है टेलीग्राम में आप देखेंगे फाइल्स, चैट्स एंड दूसरे ऑप्शन होते हैं, तो फाइल्स में जाइएगा, बहुत सारे पीडीएफ्स होंगे, उनमें से आप ढूंढ लीजिएगा. तो कंक्लूजन देखते हैं कि रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हैज़ अ पैराडिग्म शिफ्ट इन द डिसिप्लिन. रियलिस्ट बिलीव इन अ पॉजिटिव मेथोडोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी to study the discipline and provides a scientific tool in the systematic manner. They argue that our knowledge should be based on empirical observation, rectification of fact, and should be value free. Realists also invented a new framework of study, understand the key concepts like power, security, deterrence, anarchy, position of state, relevance of ethics, morality, etc. The realist tradition has been successful in the explaining the cause of war in international relations from the time of Thucydides, Cordelia, Sun Tzu, the contemporary times of international relations. The meaning of approach and security has been satisfactory explained in doing so. The realist tradition has successfully guided world leader and military general in accomplishing their goals. So अगर हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो तो रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच मानी गई है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और इंटरनेशनल रिलेशंस को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं रियलिस्टिक अप्रोच जो है उसने बहुत सहायता की है. इसमें लाइक एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक की जितने भी स्कॉलर्स हैं उनको माना गया, जिसमें थ्यूकेंडाइज, कौटिल्या, सुन त्सु सभी को देखा गया. और कहीं ना कहीं रियलिस्टिक अप्रोच ने हमें पावर और जो मोरालिटी है, एथिक्स है, उनके बारे में भी बहुत जानकारी देने की कोशिश की है. तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है क्रिटिकली एवेल्यूएट. क्रिटिकली एवेल्यूएट का मतलब अब यहाँ पर देखिएगा अच्छी आंसर राइटिंग कैसे लिख सकते हैं. तो क्रिटिकली का मतलब होता है कि अच्छाइयाँ भी बताइएगा और बुराइयाँ भी बताइएगा और अंत में कंक्लूजन दिखिएगा. तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों ही बताना है आपको. तो क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिएगा रियलिस्ट थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस विद रेफरेंस टू केनेथ वॉल्ट. केनेथ वॉल्ट की जो थियरी है उसके साथ आप इसे क्रिटिकली एनालाइज कीजिएगा. और एक शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, हंसी मॉर्गेनथाउ के ऊपर, जो रियलिज्म की थियरी है. एंड एक्समाइन कीजिएगा अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, हाउ फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज मॉर्गेनथाउस थियरी की. जो फेमिनिस्ट है उन्होंने क्यों और किस आधार पर क्रिटिसाइज किया मॉर्गेनथाउ की थियरी को. ओके तो ये कुछ बुक्स है, आप देख सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं अगर आपको आगे और भी इंटरेस्ट आता है तो. देन इसके आगे हम लिबरलिज्म या लिबरल थियरीज़ को पढ़ेंगे, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म को पढ़ेंगे आगे की वीडियो में. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.